जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अध्ययन फॉर एनी एग्जाम में। हमने इनसे पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार अंग्रेज भारत के विभिन्न प्रांतों पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से बंगाल विजय किया, कैसे मैसूर पर अपना आधिपत्य जमाया। उसी श्रृंखला में आगे ये मराठों पर कैसे अपना आधिपत्य जमाते हैं। तो मराठों पर अंग्रेजों का आधिपत्य होने से पहले हम जानेंगे कि मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ, कैसे मराठों का उदय होता है और कैसे अंग्रेज इन पर अपना आधिपत्य जमा पाते हैं। जो मराठी थे उनके संस्थापक शिवाजी महाराज थे, यानी मराठा के संस्थापक थे वो शिवाजी महाराज थे। इनका जन्म 6 अप्रैल 1627, कहीं कहीं इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को भी बताया जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो पूना के निकट एक शिवनेरी दुर्ग जो जुन्नार के पास में है वहाँ हुआ था। इनकी माता शिवनेरी देवी की बहुत पूजा करती थी, जिस कारण शिवनेरी के नाम पर ही शिवाजी इनका नाम पड़ा। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की एक दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था तुकाबाई मोहिते। अब जो शाहजी भोसले थे इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई को पुणे की संपत्ति दे दी और खुद जाके बीजापुर के शासक के यहाँ जो रियासत थी उसमें नौकरी कर ली। अब और एक इनके साथ कौंडदेव की नियुक्ति भी की, यानी पुणे में जो जागीर दी थी वहाँ इनके संरक्षक के रूप में कौंडदेव को भेजा। अब कौंडदेव जो कि शिवाजी के जिन्होंने इनको युद्ध कौशल की में पारंगत बनाया था और बहुत सारी नीतियों को सिखाया था, वही शिवाजी के संरक्षक और इनको गुरु भी माना जाता है। शिवाजी महाराज के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास। शिवाजी महाराज का विवाह 1640 में साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ। साईबाई निम्बालकर से अलग इन्होंने 7 शादियाँ और की। इसमें एक थी सोयाबाई। जो इनके पिता थे जिन्होंने इनको पूना की जागीर प्रदान की। इसके बाद इन्होंने जो अपना सबसे पहला अभियान था वो बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध किया। उस समय बीजापुर का जो सुल्तान था वो आदिल शाह था और इन्होंने 1646 में तोरण का किला जीता। इसी समय इन्होंने मुरुम्बगढ़ का भी किला जीता। 1646 के बाद 1647 में इन्होंने कोंडाना एवं चाकन के किले को जीता और 1654 में इन्होंने पुरंदर का किला जीता। 1646 में तोरण, 47 में कोंडाना और 54 में पुरंदर। पुरंदर का किला थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने पुरंदर की संधि राजा जयसिंह के साथ की थी, आगे देखेंगे अभी। अब शिवाजी के जो इस बढ़ते सैन्य अभियान और उनको मिलती जीत को देखते हुए बीजापुर को जो शासक है इनके पिता को कैद कर लेता है। अब जिस कारण कुछ समय के लिए शिवाजी महाराज क्या करते हैं, अपने जो सैन्य अभियानों को रोकते हैं और अपनी सेना को सशक्त और मजबूत प्रशिक्षण देकर उनको मजबूत बनाते हैं। जब इनके पिता को आदिल शाह बीजापुर का शासक छोड़ देता है उसके बाद ये अपने अभियान पुनः प्रारंभ कर देते हैं। इसी दौरान इन्होंने 1657 में शिवाजी महाराज के कुछ अधिकारियों ने जो मुगलों के जो क्षेत्र थे अहमदनगर और चुनार में हस्तक्षेप किया, जिस कारण मुगलों की सेना से इनका सामना हुआ। इसमें पहली बार इनका मुगलों से सामना हुआ था तो शिवाजी महाराज की सेना अपनी कूटनीति की वजह से थोड़ा पीछे हटे। 1657 के बाद 1659 में जो बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह, उन्होंने उनका एक सूबेदार था अफजल खां जो काफ़ी लंबा 6 फुट 5 इंच के समथिंग इसकी हाइट थी। ऐसा माना जाता है कि अफजल खां इतना ताकतवर था कि वो अपने हाथों से ही सामने वाले प्रतिद्वंदी का सर दबा के जान से मार देता था। उसको शिवाजी महाराज को पास भेजते हैं कि और आदिल शाह बोलता है शिवाजी महाराज से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है उनकी बढ़ती सैन्य शक्ति को देखते हुए, तो अपने सूबेदार को भेजकर शिवाजी महाराज को मरवाने के लिए भेजता है। अब ये जो अफजल खां ये छल से जो प्रतापगढ़ का किला है वहाँ मुलाकात करता है, इसके दिमाग में छल था, ये बात शिवाजी पहले से ही जानते थे। तो शिवाजी अपनी कुछ सेना को लेकर आते हैं और वहीं पास के जंगलों में छिपा देते हैं। शिवाजी महाराज की सोच, सूझबूझ और कूटनीति बहुत अव्वल दर्जे की थी। वह एक बागनाग नाम का हथियार अपने हाथ में छुपाकर इससे मुलाकात करते हैं और इसी बागनक से अफजल खां की हत्या कर देते हैं। जो छिपे हुए अफजल खां जो सैनिक थे वहाँ, जो शिवाजी महाराज के छिपे हुए सैनिक थे, वो जो अफजल खां थे उसके कम से कम 3000 सैनिकों को मारकर प्रतापगढ़ का जो किला था उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अब इसके बाद औरंगजेब पहले दक्षिण का सूबेदार भी बनाया गया था। अब औरंगजेब के एक मामा है शाइस्ता खां। औरंगजेब भी उनकी जीत की चर्चा सुन रहा है, वो भी दक्कन में अपना विस्तार करना चाहता है, लेकिन शिवाजी जैसी वहाँ विशाल शक्ति के डर से वह अभी दक्कन में अपना विस्तार नहीं कर पा रहा है। तो दक्कन विजय के अभियान के लिए वो एक शाइस्ता खां जो कि औरंगजेब के मामा हैं उनको 1.5 लाख की सेना के साथ भेजता है। अब शाइस्ता खां क्या करते हैं कि ये अपना अभियान पुणे में करते हैं। पुणे में लाल महल आदि वहाँ जो किला थे उन पर अपना कब्जा कर लेने में सक्षम होते हैं। अब 1663 यानी 1660 में शाइस्ता खां आता है और पुणे पर अपना अभियान करता है। इसके उपरांत 1663 में
शिवाजी महाराज बड़े ही चालाकी से कुछ सैनिकों के साथ शाइस्ता खां के किले के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ शाइस्ता खां को घायल कर देते हैं। शाइस्ता खां जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ये शाइस्ता खां ने क्या कर रखा था कि जो पुणे था उसके अंदर मराठाओं के ऊपर आने में बैन लगा रखा था। उसी समय क्या होता है, एक शादी हो रही होती है, जिस शादी में के माध्यम से छुपते छुपाते ये बड़ी ही कूटनीति तरीका से शिवाजी पुणे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इसके किले में भी घुस जाते हैं, जहाँ अंधेरे में अपनी तलवार से प्रहार करते हैं, जिसमें शाइस्ता खां की 3 उंगलियां कट जाती हैं। अब शिवाजी महाराज सोचते हैं अंधेरे में नहीं पता चलने का कि शाइस्ता खां मारा गया, लेकिन शाइस्ता खां वहाँ से भाग जाता है औरंगजेब के पास। 1663 के बाद 1664 में जो एक क्षेत्र था सूरत, जो कि मुगलों के अंतर्गत आता था। सूरत बहुत ही धनाढ्य और धनवान था, तो शिवाजी महाराज यहाँ बिना किसी पर कोई नुकसान पहुँचाए 1 करोड़ की संपत्ति को लूट जाते हैं। इसका भी धक्का औरंगजेब को लगता है। तो औरंगजेब जो कछवाहे के राजा जयसिंह थे उनको संघर्ष के लिए भेजता है, शिवाजी महाराज संघर्ष के लिए 1665 में भेजता है। अब शिवाजी महाराज की पुरंदर की संधि होती है कछवाहे के राजा जयसिंह के साथ। अब इस संधि में क्या होता है कि जयसिंह जो है शिवाजी महाराज से जो डिमांड रखता है वो ये थी कि उन्होंने जो 35 किले जीत रखे थे उसमें से 23 किले मुगलों को दे दिए जाते हैं। यानी एक तरीके से औरंगजेब ने इसको जयसिंह को भेजा था, तो औरंगजेब की प्रतीकात्मक जीत हो रही थी इसमें। तो 23 मुगलों को दे दिए किले उन्होंने, और जो अपना उनका पुत्र था संभाजी को उनको 5000 का मनसब बनाया। अब इसके बाद क्या होता है कि जो जयसिंह होते हैं वो शिवाजी महाराज को सलाह देते हैं कि वो आगरा उनके दरबार में मिले, जहाँ उनकी कुछ सराहनीय और कुछ काम ऐसे हों जिससे कुछ इनको लाभ मिले। तो जिस कारण इसकी बात मानकर शिवाजी महाराज 1666 में आगरा गए। यहाँ पर आगरा में औरंगजेब का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं रहा। यानी मई 1666 में ये आगरा पहुँचे, इन्होंने देखा कि औरंगजेब का व्यवहार अच्छा नहीं है, जिस कारण इन्होंने औरंगजेब को विश्वासघाती भी तक कह दिया। इससे औरंगजेब ने गुस्सा होकर इनको एक जयपुर महल है आगरे में ही, उनको वहाँ पर कैद करवा दिया और ये अगस्त 1666 में वहाँ से भाग निकले। यानी यही बड़ी चालाकी से जो जन्मदिवस की मिठाइयाँ बट रही थी उसके पात्र में बैठकर वहाँ से भागने में सफल हो पाते हैं। वहाँ से आने के बाद 1670 में ये फिर से सूरत को लूटते हैं। अब 6 जून 1674, अभी तक शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था, तो 6 जून 1674 को ये अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में काशी के जो ब्राह्मण थे विश्वेश्वर या गंगा भट्ट उनका नाम था, गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराते हैं। इसके उपरांत 11 दिन के बाद इनकी माता जीजाबाई का निधन हो जाता है। अब ये 24 सितंबर 1674 में दोबारा यानी तांत्रिक विधान से अपना राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा करवाते हैं। जब 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था 6 जून 1674 को, उसी समय इनको छत्रपति की उपाधि मिल गई थी, यानी इनको छत्रपति के नाम से भी बुलाया जाने लगा था। उपाधि के बाद जो मुगलों के अधिकार क्षेत्र थे उन पर ये अपने अभियान प्रारंभ कर देते हैं। और इसी अभियान से पहले ये 1677 में क्या करते हैं कि जो हैदराबाद गए और उस समय वहाँ जो कुतुबशाही सत्ता चल रही थी उनसे ये अपनी संधि करते हैं और अच्छे संबंध बनाते हैं और तब अभियानों को आगे कंटिन्यू रखते हैं। अब 1678 में ये इनका जो एक अंतिम अभियान था जिसने इन्होंने जिंजी के किले पर विजय प्राप्त किया था। इसके उपरांत 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय संभाजी जो कि पन्हाला के किले में कैद थे, संभाजी को शिवाजी ने उनके व्यवहार सुधारने के लिए पन्हाला के किले में कैद करवा दिया था। तो वो तो कैद थे, तो इनका अंतिम संस्कार था जो इनकी राजा राम थे जो दूसरी पत्नी जिनका वर्णन मैंने पीछे बताया था सोयाबाई के पुत्र द्वारा किया गया। इनसे संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं जो कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। शिवाजी महाराज को जो एक इतिहासकार हैं स्मिथ हैं, उसने डाकू प्रशासन, इनके जो प्रशासन था इनको डाकुओं का प्रशासन कहा है और इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी नौसेना का निर्माण किया था। इनकी गुरिल्ला युद्ध पद्धति का अपने युद्ध में उपयोग करते थे। औरंगजेब इनके युद्धों के करने के तरीके से बहुत परेशान था, इसलिए औरंगजेब ने भी इनको पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी थी। अब आगे की वीडियो में हम कैसे मराठा साम्राज्य का कैसा प्रशासन व्यवस्था थी और इनका जो आगे जो वंश है वो कैसे बढ़ा, अगली वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।